अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 66 के शुरू में हम समांगर को देखेंगे जो उस्मान साहब और सुल्तान मसूद के पीछे उनकी तलाश में निकला हुआ था। दोस्तों, एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि कमांडर समांगर, हमने उस सिमत में देखा है, उस सिमत में कोई निशानात नजर नहीं आए। इस पर समांगर गुस्से में कहता है, उस्मान, मैं तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से अलग कर दूंगा, मैं एरक खान की कसम खाता हूँ। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे। सुल्तान उन्हें कहता है कि उस्मान साहब, आपने तो अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उस्मान साहब इस पर कहते हैं कि एक और निवाले को दूसरे निवाले की फिक्र होती है हजरत, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस पर सुल्तान कहता है कि उस्मान, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इस पर सुल्तान कहता है कि ये एक ऐसा मामला था, आपको मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरी मदद करने की वजह से छोटे से कबीले को खो भी सकते हैं। इस पर उस्मान साहब कहता है कि सुल्तान, आप इस वक्त इस पोजीशन में हो कि आपका कोई मकाम नहीं है और आप कोई फैसला भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके ज़र्फ में कोई कमी नहीं आई। इस पर सुल्तान पूछता है कि उस्मान साहब, हम नीचे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हम गोरों से भी नीचे उतर आए हैं और सिपाही गोरों के साथ क्या कर रहे हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि सुल्तान हजरत, आप कई सालों से मंगोलों के साथ हैं, लेकिन आप अभी तक मंगोलों को सही तरह से जान नहीं सके। यही वजह बनी कि मंगोल आप पर हावी हो गए और आपको तख्त से उतार दिया। दरअसल मंगोल निशानात ढूंढने के माहिर होते हैं। इस पर सुल्तान कहता है कि उस्मान साहब, आप तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मेरे जंगजू गोरों की नालें तब्दील कर रहे हैं, इससे मंगोल सोचेंगे कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अपना अगला सफर गोरों पर नहीं बल्कि पैदल चल कर जाएंगे। अगर हम मंगोलों से भागते रहे तो उनसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि हम कुछ वक्त के लिए उनको गुमराह कर सकते हैं। सुल्तान इस पर पूछता है कि उस्मान साहब, क्या वो इस जाल में फंस जाएंगे? इस पर उस्मान साहब कहता है कि कुछ भी ना हुआ तो इतना तो जरूर होगा कि वो तकसीम हो जाएंगे। इतने में शामिर उस्मान साहब के पास आ जाता है और कहता है कि उस्मान साहब, सिपाही बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उस्मान घोड़े वाले सिपाहियों से कहते हैं कि घोड़ों से छुटकारा पाके तुम भी हमारे पीछे आ जाना। फिर उस्मान साहब पैदल ही एक तरफ चले जाते हैं और घुड़सवार मंगोलों को गुमराह करने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम कोनिया के महल में देखेंगे। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि मेरा चचा गार में बैठ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वजीर, तुम ये कहना चाह रहे हो, जब मैंने उसे मारने का इरादा किया तो वो भाग गया। इस पर वजीर कहता है कि सुल्तान हजरत, ये उस्मान का ही काम है। उस्मान आया ही इसी वजह से था कि वो सुल्तान मसूद को यहाँ से ले जा सके। उस्मान अपने बेटे को भी यहाँ महल से चुरा कर ले गया है। इस पर सुल्तान इसे कहता है कि वजीर, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, आइंदा कोई भी बहाना लेकर मेरे पास न आना। बस अब तुम मेरी फौज ले जाओ, उस्मान और मेरे चचा को कत्ल करके मेरे पास ले आओ। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कोई भी झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी लाश को चौक पर लटका दूंगा। दूसरी तरफ हम कमांडर समांगर को देखते हैं जो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उस्मान साहब ने रास्ता चेंज किया था। एक नौकर निशानात को देखकर कहता है, कमांडर समांगर, वो लोग इस तरफ गए हैं। लेकिन वो खुद उतरकर निशानात का जायजा लेता है और कहता है कि उस्मान इस तरफ नहीं जा रहा। उनका नौकर कहता है कि समांगर, निशानात तो इसी तरफ जा रहे हैं। इस पर समांगर गुस्सा करता है और उसे कहता है, मेरे कहने के बाद तुमने कब से कहना शुरू कर दिया और तुम देख नहीं रहे कि सामने कदमों के निशानात जा रहे हैं? ये पिछले कदमों के निशानात से बहुत ही गहरे हैं। उस्मान ने यहाँ पर गोरों की नालों का रुख ही मोड़ दिया है। फिर वो अपने सिपाही से कुछ जहरीले तीर ले लेता है और कहता है कि अब से हम 2 हिस्सों में बट जाएंगे। तुम लोग घोड़ों के निशानात के पीछे जाओगे, बाकी मेरे साथ कदमों के निशानात के पीछे आएंगे। तुम लोग उस्मान और मसूद को जहाँ भी देखोगे वहाँ उसे कत्ल कर देना। फिर उस्मान साहब के कहे के मुताबिक ही वो लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखेंगे। वो सुल्तान मसूद को कहते हैं कि सुल्तान हजरत, हम आपको गोरों के बगैर लेकर जा रहे हैं, इस बात पर मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस पर सुल्तान मसूद कहता है कि मैं इस बात का फैसला उस वक्त करूँगा जब मैं तख्त पर बैठूंगा, अभी फिलहाल वैसे भी इस फैसले का हक मेरे पास नहीं है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि सुल्तान, हमारे लिए इस वक्त मुश्किल है, मंगोल हमारे पीछे हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए आपको इस वक्त थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। सुल्तान कहते हैं कि उस्मान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे उसका जवाब ईमानदारी से देना। मैं आपको बरसों से जानता हूँ, चले फर्ज करते हैं कि आप कामयाब हो जाते हैं और मैं तख्त पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद आप मुझसे क्या चाहेंगे? इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि सुल्तान, जब आप मशरिक के दरवाजे पर बैठ जाएंगे तो मेरे लिए मगरिब के दरवाजे खुल जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि आप मुझे सिर्फ फतूहात में मदद करना, लेकिन ये तो आने वाले वक्तों में होगा। लेकिन फिलहाल की सूरत हाल के मुताबिक
اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو والدہ سلطانہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائیں گی۔ سلطان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس عورت کے اقتدار کی لالچ کی وجہ سے۔ اس عورت نے میرے بھتیجے کو ہی میرے خلاف کر دیا اور اس نے میرے سے میرا تخت چھین لیا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عثمان صاحب آپ کو اس سے کیا ملے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں اپنے قلعے واپس لوں گا جو اسمیان سلطانہ نے کافروں کے حوالے کر دیے ہیں، لیکن میں اپنی جائیداد بھی واپس لوں گا اور ان کا سر بھی اتار دوں گا، جس پر سلطان عثمان صاحب کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ یہ ضرور کریں گے۔ میں ایک دفعہ تخت پر بیٹھ جاؤں گا تو میں آپ کے پیچھے ہی کھڑا رہوں گا۔ آپ نے جو کچھ بھی کھو دیا ہے آپ اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کریں گے۔ جب وہ دونوں وہیں پر باتیں کر رہے تھے تو سمانگر وہی زہر والا تیر چلاتا ہے جو سیدھا جا کر سلطان کو لگتا ہے۔ اس کے بعد منگول نوکر عثمان صاحب پر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے عثمان صاحب کو ایک طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم بازار میں ملون خاتون کو دیکھیں گے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتی ہے کہ سپاہیوں کسی کو بھی رزق دیے بغیر یہاں سے جانے مت دینا۔ اس پر بینگی خاتون وہیں کھڑی بالا خاتون کو کہتی ہیں، بالا خاتون یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے ہیں، لیکن آج تو ٹھیک ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں کل میں ہم کیا کریں گے؟ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں کہ بینگی خاتون ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے بھلا میں فکر کیوں نہ کروں، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی اس نیک کام میں اپنی پوری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک سامان کی گاڑی دے سکتے ہیں تاکہ ہم ساتھ والے قبیلے میں جا کر سامان کو بانٹ دیں۔ اس پر الجھجک بھی کہتی ہے کہ بالا خاتون بالکل ایسا ہی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر لوگوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ سامان تیزی سے تقسیم کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کو ہمارا ساتھ دیتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے بینگی خاتون۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ ہمارے درمیان دشمنی ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر بالا خاتون گرگس الب کو کہتی ہیں ایک گاڑی بینگی خاتون کے حوالے کر دو، یہ انہیں ساتھ والے قبیلے میں تقسیم کریں گی۔ لیکن اس پر معلوم خاتون کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم سامان خود ہی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مجھے بینگی خاتون پر ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا۔ بینگی خاتون کہتی ہیں مالا خاتون یہ آپ کیا کہہ رہی ہو، ہم سب مل کر لوگوں کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے بھول جانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس پر معلوم خاتون کہتی ہیں کیا آپ بھول گئی ہو بینگی خاتون کہ تم تھوڑی دیر پہلے کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ پھر معلوم خاتون جیر کتائی کو کہتی ہیں کہ ہم گاڑی خود ہی لے کر جائیں گے۔ اس پر بینگی خاتون گرگس کو کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ ایک گاڑی بینگی خاتون کے حوالے کر دو، لیکن معلوم خاتون گرگس کو روک دیتی ہیں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں میں نے تمہیں کیا کہا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن معلوم خاتون کہتی ہیں کہ گرگس میں نے تمہیں رکنے کو کہا ہے، لیکن گرگس بیچارہ ان دونوں کے درمیان پس چکا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف ہم جنگل میں دیکھیں گے، وہاں پر سمانگر کے نوکر عثمان صاحب پر تیروں سے حملہ کر رہے ہیں، لیکن عثمان صاحب کے سپاہی ڈال بنا کر اسے روک رہے ہیں۔ اس پر سمانگر کہتا ہے کہ عثمان میں وہی ہوں جسے تم نے زندان میں دلوایا تھا، اب میں یہ دنیا ہی تمہارے لیے قید خانہ بنا دوں گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، میں خود ہی تمہارے پاس آنے والا تھا۔ سمانگر کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی تمہارے لیے یہاں پر آیا ہوں اور میرا دوسرا مشن مسعود کا سر لے کر جانا ہے، مسعود کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کوئی رحم کی موت دے سکوں۔ اس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کبھی بھی حوالے نہیں کرتے جو لوگ ہمارے پاس پناہ لیتے ہیں۔ اس پر سمانگر کہتا ہے کہ اچھا میں تو جانتا ہوں کہ سلطان مسعود کو کیسے لینا ہے۔ پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو آگے بڑھو اور آ کر لے لو۔ عثمان صاحب کے سپاہی بھی تیر سے جوابی حملہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اپنی ہمت مت توڑنا سپاہیوں، ہم یہاں سے ضرور زندہ واپس جائیں گے۔ پھر عثمان صاحب اور ان کے سپاہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سمانگر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان پر حملہ کر دو اور کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ اس کے بعد ہم بازار میں دیکھیں گے بالا خاتون اور ملون خاتون کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ ملون خاتون کہتی ہے بالا یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، مجھے اس عورت پر بالکل ہی یقین نہیں ہے، ہم لوگ اسے سامان کبھی نہیں دیں گے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ اگر ہم ہمیشہ اس سے مخالفت کرتے رہے تو اس وجہ سے وہ ہم سے مزید دور ہو جائے گی، اگر ہم اس وقت اس پر بھروسہ نہیں کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر ملون خاتون کہتی ہے کہ بالکل نہیں بالا، میں نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے، ہم خود ہی سامان لے کر دوسرے قبیلوں میں جائیں گے۔ لیکن بالا خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ابھی تک اپنے آخری الفاظ نہیں کہے۔ اس پر معلوم خاتون کہتی ہے کہ بالا خاتون آپ کل سے کافی بدل گئی ہو،
वालदा सुल्ताना ने आपसे ऐसा क्या वादा किया है जिससे आपकी आवाज इतनी ऊंची हो गई है? बाला खातून इस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मेरी आवाज हमेशा से ऊंची ही थी, वो तो आप हैं कि आप मेरी आवाज को ना सुनने का बहाना करती रहती हो। इस पर मालूम खातून भी गुस्सा करती है और कहती है कि बाला खातून सोच समझ कर बोलो, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। इस पर बाला खातून कहती है कि आगे बढ़ो, रुकी हुई क्यों हो? उसके बाद हम इस्मिहान सुल्ताना को देखेंगे जो फ्रिक पर गुस्सा कर रही थी और उसे कहती है तुम्हें एक मिशन दिया था और तुमने वो भी पूरा नहीं किया। मलून खातून सामान हासिल करने में कैसे कामयाब हो गई? इस पर फ्रिक कहती है कि वालदा खातून आप मेरा यकीन करें। इस पर फ्रिक कहती है कि आप मेरा यकीन करें, मैं पता लगा लूंगी कि ये सब उसने कैसे किया। इस पर वालदा सुल्तान कहती है कि अब मालूम करने का क्या फायदा? उन औरतों ने अब जो करना था वो कर चुकी हैं, अब मालूम करने का कोई फायदा नहीं। मैं इस गलती पर किसी को भी माफ नहीं करूंगी फरीक। इस पर फ्रिक कहती है कि वालदा खातून मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस गलती को ठीक कर दूंगी। वालदा सुल्तान कहती है कि तुम्हें ठीक करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ किए गए तमाम मुआहिदे ही खत्म कर दूंगी और मैं तुमसे किले वापस ले लूंगी। अब कोई भी कारवां यानी शहर नहीं आना चाहिए, तुम्हें जो भी चीज मिले सबसे पहले उसे तबाह कर दो। इस बात पर फ्रिक को एक आइडिया आ जाता है। वो वालदा सुल्तान को कहती है कि वालदा सुल्तान हमें ये सामान कभी मिल नहीं सका, इसका मतलब ये नहीं कि ये किस्सा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दरअसल इसी सामान की वजह से उनका इख्तिताम हो जाएगा, बल्कि यही सामान उनका खात्मा कर देगा। दूसरी तरफ हम बाजार में देखते हैं जहाँ पर मालून और बाला खातून बहस कर रही थी। इतने में बेंगी खातून वहाँ पर आ जाती हैं और बाला खातून को रोकते हुए कहती है बाला खातून इन्हें छोड़ दे। मालूम खातून खुद को तमाम लोगों के मुहाफिज समझती हैं, वो आपको या मुझे कुछ नहीं समझती। वो बाला खातून को और भड़काती है और बाला खातून गुस्से में गुरगुस को कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि गाड़ी बेंगी खातून के हवाले कर दो। लेकिन मालूम खातून भी गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है और ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं कि मैं खुद सामान लेकर जाऊंगी। फिर मालूम खातून उसी गाड़ी में बैठ जाती हैं और अजीब खताई के साथ सामान तकसीम करने के लिए निकल जाती हैं। उसके बाद हम जंगल में देखेंगे। समांगर सिपाहियों को कहता है कि तुम्हारा कमांडर समांगर तो तुम्हें छोड़कर भाग गया है, अब तुम अकेले क्या करोगे? इसमें से उस्मान साहब निकलते हैं और इतने में उस्मान साहब निकलते हैं और तीर चलाते हैं जो सीधा जाकर समांगर को लगते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं अपने जंगजों को कभी छोड़कर नहीं भागता। दोस्तों यहीं पर हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।